हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20-20 प्रश्नों के 3 सेट अब तक आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि प्रश्नों का कलेक्शन कितने मेहनत से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों के लिए समय बहुत कीमती होता है। वीडियो देखने में आपने समय दिया है तो समय का उपयोग हो, समय बर्बाद ना जाए, इसलिए मेहनत करके प्रश्नों को संग्रह किया जाता है और आने वाले आपके परीक्षाओं में यह सेट हमारा उपयोगी साबित हो, इसलिए हम लोग इतने मेहनत करके आपके लिए सेट लेकर आते हैं। तो आज हमारा चौथा दिन है। 20 प्रश्न आज भी है। आगे चलकर ये प्रश्नों की संख्या जो अभी 20 है यह बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 20-20 प्रश्नों का सेट ही बना रहे हैं। शाही पाठशाला अक्सर बीपीएससी टाइप के मैटर को लेकर के आपके बीच आया करता था, इसलिए कुछ वीडियो रहेगा 20-20 प्रश्नों के सेट का, उसके बाद फिर बढ़ता चला जाएगा और अंत में फिर 100 प्रश्न के भी सेट लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। अब तक भी हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, और अपने सबसे नियरेस्ट मित्र जो हैं, आपके करीबी मित्र जो हैं, उनको शेयर कर दिया कीजिए। और जो आपको सोशल मीडिया साइट्स में ग्रुप वगैरह है, आप ग्रुप में भी शेयर कर दिया कीजिए। यदि आपको कोई परिवर्तन चाहिए हमारे सेट से संबंधित तो आप जरूर हमें कमेंट किया करें। यदि आपको कोई परिवर्तन ना भी चाहिए, सेट कैसा लग रहा है इस बात को लेकर के भी आप हमें कमेंट जरूर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं। आज का प्रश्न जो होगा वो 61 से लेकर के 80 तक के 20 प्रश्नों का होगा। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। H2SO4 में सल्फर यानी S का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? A है -6, B +6 और C -8 और D +8। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा +6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं 62। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो निश्चित रूप से 4 विकल्प है आपके पास। पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है 2/3 बहुमत और चौथा है बहुमत की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 63 पर। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। विकल्प 4 है आपके पास। पहला मानक मुद्रा, दूसरा गर्म मुद्रा और तीसरा दुर्लभ मुद्रा और चौथा है शाख मुद्रा। तो यहाँ पर विकल्प सही है आपका दुर्लभ मुद्रा। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 64 पर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन याद रखिएगा किस वर्ष किया गया था? 1979, 1980, 1953 या 1969? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1979। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वर्ष 1979 में किया गया था। यदि आपको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कहा जाए, पूछा जाए, तो वो हो जाएगा आपका कब? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया था और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो यहाँ पर उत्तर है क्या है? 1979। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 65 में। 65 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में बौद्ध संहिता दिया हुआ है और सूची 2 में उससे रिलेटेड अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संहिता में अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष, चतुर्थ बौद्ध संहिता के अध्यक्ष। और दूसरा तरफ आपको क्या दिया हुआ है सूची 2 में?
अध्यक्ष के नाम मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, महाकाश्यप, शब्बकामी इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे आपको कूट दिया हुआ है कि कौन से कूट जो है सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संहिता का जो अध्यक्ष थे वह महाकाश्यप थे, यानी कि 1-3, और द्वितीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष शब्बकामी, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संहिता के अध्यक्ष वसुमित्र थे। यानी कि A3, B4, C1 और D2 इस प्रकार से जिस कूट में होगा वो क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प D, A3, B4, C1 और D2। विकल्प डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 66। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? विकल्प ए है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना। विकल्प बी राज्य की लोक, यहाँ पर होगा, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। विकल्प सी है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और विकल्प डी है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, विकल्प सी, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करना। यदि आप स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। यहाँ पर आपको जानना है कि स्वतंत्रता की बात हम लोग मौलिक अधिकार में करते हैं, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 से लेकर के 28 तक में कहा गया है। आइए, तो ये हो गया आपका विकल्प सी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं कहा गया है। बाकी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की भी बात कही गई है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने की भी बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। अनुच्छेद 26 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अथवा सिद्धांत का वर्णन, डीपीएसपी का वर्णन है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 67 पर। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, यानी थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट 68 है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है। क्या कहा कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ए हिमांक, बी त्रिक बिंदु, सी क्रांतिक ताप और डी क्वथनांक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा त्रिक बिंदु, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब है कि वह ताप जिस पर पानी, बर्फ और वाष्प संतुलन में रहता है त्रिक बिंदु कहा जाता है। आइए चलते हैं 69 पर। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है? याद रखिएगा किसकी क्रिया? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया। ये आप जब मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे, अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर ये क्रिया होती है। 4 विकल्प है आपके पास, लेप्टोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन। तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? विकल्प सी पैकेटिन सही हो जाएगा। जब मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट एक लंबी अवस्था होती है जिसमें पैकेटिन में गुणसूत्रों के बीच, उसके टुकड़ों के बीच आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट 70। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कि जो यमुना की सहायक नदी नहीं है वो आपका उत्तर है। तो विकल्प 4 है चंबल, बेतवा, केन और काली। तो कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो काली नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी चंबल, बेतवा और केन जो है यह यमुना नदी की सहायक नदी है,
ठीक है। आइए नेक्स्ट 71, पालघाट जोड़ता है। पालघाट जैसा आप जानते हैं कि दर्रा है, तो यह किस किस जगह को जोड़ती है ये आपको बताना है। विकल्प ए कोच्चि को कोयम्बटूर से, विकल्प बी है कोल्लम को मदुरई से, विकल्प सी है मुंबई को थाने से, विकल्प डी है जम्मू को श्रीनगर से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, पालघाट जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से। पालघाट किसको जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से। पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ती है। आइए नेक्स्ट 72 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? विकल्प ए प्रोटेम स्पीकर, विकल्प बी स्पीकर, विकल्प सी प्रधानमंत्री और विकल्प डी राज्यपाल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका स्पीकर, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, वह सदस्यों के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद यानी चिकित्सा है तथा इसके रचिता प्रजापति ब्रह्मा है। विकल्प जो विचार है, दूसरा कथन है हमारा अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, शिल्प वेद यानी भवन निर्माण कला है तथा इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा है। विकल्प तीसरा है यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद यानी कला युद्ध कला है तथा इसके प्रवर्तक नारद है। आपके पास उपयुक्त में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो आपको यह बताना है कि तीनों कथन सही है अथवा सिर्फ कोई एक कथन सही है, एक और दो कथन सही है, एक और तीन सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है विकल्प ए और विकल्प 2। ठीक है, तीसरे विकल्प में क्या है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद यानी युद्ध कला तो है लेकिन इसके प्रवर्तक नारद जी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है जिसे चिकित्सा कहते हैं और इसके रचिता प्रजापति ब्रह्मा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसको भवन निर्माण कला कहते हैं, इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा है। तो विकल्प ए और विकल्प बी सही है, विकल्प सी में यहाँ तक सही है और इसके आगे ये गलत है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 74 पर। 74 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। 4 विकल्प है आपके पास, भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक, विकल्प बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, विकल्प सी भारत के अटॉर्नी जनरल, विकल्प डी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी भारत के अटॉर्नी जनरल। ध्यान से सुनिएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने यानी सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए नेक्स्ट 75 है। 75 है विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? याद रखिएगा ये मदद है, टाइपिंग मिस्टेक है, अवशोषण में मदद करता है। तो 4 विकल्प है आपके पास, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फेट। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यानी आयरन लोहा। विटामिन सी आयरन खनिज के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं 76। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? उच्चतम न्यायालय ने किस केस में अथवा किस वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो पहला विकल्प है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा विकल्प है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, तीसरा विकल्प है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, चौथा विकल्प है वामन राव बनाम भारत संघ।
तो आपके पास 4 विकल्प है, चारों में से जवाब देना है कि कौन से विकल्प सही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, केशवानंद भारती वनाम केरल राज्य। यानी कि केशवानंद भारती वनाम केरल राज्य वाद में केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी वाद में, किसी भी स्थिति में संविधान का मूल ढांचा जो है वह नष्ट नहीं होना चाहिए, वह जस की तस बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट चलते हैं 77 में। 77 हमारा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है। 2 केस मैंने एक साथ लिया है आगे पीछे प्रश्न को। तो यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो 4 विकल्प है आपके पास, IR कोएल्हो वाद और गोपालन वाद, शंकर प्रसाद वाद, इंदिरा सहनी वाद। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका विकल्प ए, IR कोएल्हो वाद। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट 78 है, किस परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों के आणविक भार को मापा जाता है। प्रश्न साधारण है, लेकिन जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्न को जवाब देने में सक्षम कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, कन्फ्यूजन बन जाता है। तो कन्फ्यूजन ना रहे, बार बार इस टाइप के प्रश्न को, साधारण प्रश्न को भी एग्जाम के प्रेशर में बना पाना आसान नहीं होता है। तो यह प्रश्न क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 4 विकल्प है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो किसी परमाणु को, ठीक है, जो उसके आणविक भार को मापते हैं तो कार्बन के सापेक्ष मापते हैं। ठीक है, तो कहा कि किस परमाणु के, तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों के आणविक भार को मापा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा 79, वायु प्रदूषक एरोसोल किस माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को कहा जाता है? फिर से, वायु प्रदूषक एरोसोल किस माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को कहा जाता है? विकल्प ए 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, विकल्प 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, विकल्प 3 माइक्रोन से 7 माइक्रोन और विकल्प डी 5 माइक्रोन से 11 माइक्रोन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के एरोसोल को सूक्ष्म कण कहा जाता है वायु प्रदूषक के रूप में। ठीक है, आइए और आज का अंतिम और 80 नंबर प्रश्न है, कंगारू चूहे, क्या कंगारू चूहे का अपने पूरे जीवन काल में जल पिए बिना भी जीवित रहना एवं जल को संरक्षित रखने के लिए मूत्र को ठोस रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, 4 विकल्प है, अनुहरण, दूसरा है जलाभाव के प्रति अनुकूलन, तीसरा है शीत निष्क्रियता और चौथा है ग्रीष्म निष्क्रियता। ये फिर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जलाभाव के प्रति अनुकूलन। यानी कंगारू चूहे का अपने पूरे जीवन काल में जल पिए बिना भी जीवित रहना एवं जल को संरक्षित रखने के लिए मूत्र को ठोस के रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया जलाभाव के प्रति अनुकूलन कहलाता है। तो इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप डेली एक सेट के रूप में 20 क्वेश्चंस के रूप में देख पा रहे हैं और इसी तरह से आगे भी अच्छे प्रश्नों के संग्रह को सुनने के लिए, देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। और अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने नियरेस्ट के मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ आपके मित्रों को भी मिल सके और आपके मोबाइल में जितने भी सोशल साइट्स के ग्रुप हैं उस ग्रुप में भी आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।